फ्रेंड्स, वेलकम टू द एपीपीएससी। मेरा नाम है डॉली और हम करंट में जियोपॉलिटिक्स के टॉपिक को यहाँ पे डिस्कवर करने वाले हैं। तो ये जो आपका सेगमेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम चाइना के बारे में समझेंगे और चाइना हमारा नेबरिंग कंट्री में आता है। ठीक है, तो चाइना ने ताइवान के ऊपर, जो ताइवान सी में है, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में अपनी जो मिलिट्री है, जो मरीन है, ठीक है, जो नेवी है, उसको डिप्लॉय किया है। तो ऐसा लग रहा है कि 2025 में जिस तरह से वॉर चल रहा था, जैसे कि रशिया यूक्रेन चल रहा है कई सालों से, और यहाँ पे ईरान इजराइल यूएस की हेल्प से 2025 में और 26 में लगातार चल ही रहा है, उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि अभी हाल के कुछ दिन में चाइना भी अटैक करने वाला है ताइवान के ऊपर। तो यहाँ पे ताइवान को कौन सपोर्ट कर रहा है? ताइवान को सपोर्ट कर रहा है यूएस। तो यहाँ पे अभी इजराइल को कौन सपोर्ट कर रहा था? इजराइल को भी यूएस ही सपोर्ट कर रहा था। तो डोनाल्ड ट्रम्प को ऐसा लग रहा था कि ईरान के ऊपर अगर हम अटैक कर देंगे तो इजिली ईरान के ऊपर कब्जा कर लेंगे और वहां के जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उनको भी ऑक्युपाइड कर लेंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही, ईरान ने यहाँ रिटेलिएट कर दिया। तो यहाँ पे जो यूएस की आर्मी है वो भी अब वहां पे फाइट करने के लिए मना करने लग गई है, क्योंकि जो ईरान का हार्मुज स्ट्रेट है वो बंद होने वाला है। तो इसी की वजह से अगर हम साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, अगर यूं कहें कि अगर धोखे से भी चाइना यहाँ पे ताइवान के ऊपर अटैक कर देता है और ताइवान की हेल्प अगर यूएस करने आ जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ईरान इजराइल की हेल्प करी थी ईरान के ऊपर अटैक करने में, तो अब वहां पे जो यूएसए की कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो अब अलग सी दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रम्प को ऐसा लगा था कि हम अगर अटैक करेंगे मिलके इजराइल के साथ तो सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन अभी जो वॉर है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यूएस अगर धोखे से भी ताइवान के साथ, चाइना के साथ यहाँ पे अटैक करता है, अगर जंप करता है ताइवान के साथ, तो उसकी कंडीशन ऐसे ही ना हो जैसे कि अभी ईरान में है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम वन बाय वन देखेंगे कि चाइना प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। इज चाइना प्रिपेयर्ड फॉर वॉर? 1000 शिप इन ताइवान। तो जो चाइना है उसने 1000 के जो शिप करीब हैं वो ताइवान के आसपास क्या कर दिए हैं? डिप्लॉय कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आपके आईआर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जियोपॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मेंस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट आज का। फॉर ताइवान इन्वेशन चाइना एमसिस 1000 ऑफ फिशिंग वेसल इन सरप्राइज मोड। तो क्या है पूरा मामला कि लगभग में 1000 के करीब यहाँ पे जो वेसल है, शिप है, चाइना ने यहाँ पे क्या कर दिए हैं? डिप्लॉय कर दिए हैं। ठीक है, 1000 के करीब। अब देखो, 1000 ऑफ चाइनीज फिशिंग वेसल हैड कोऑर्डिनेट मैन्यूवर ऑफ द कोस्टल ऑफ ताइवान। जो ताइवान का एरिया है, कोस्ट एरिया, वहां पे इन्होंने डिप्लॉय किया है। एंड 4 मंथ्स, इन द लास्ट 4 मंथ्स की बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट सेज फिशिंग वेसल्स आर ऑफन एम्प्लॉयड बाय चाइनास मैरीटाइम मिलिशिया। अब यहाँ पे मैरीटाइम मिलिशिया की क्या बात है कि जो फिशरमैन होते हैं, जो बड़े बड़े शिप होते हैं जिसपे फिशरमैन होते हैं, ठीक है, वो एकदम स्किल्ड होते हैं, वो वॉर के लिए एकदम प्रिपेयर्ड होते हैं। उन्हीं शिप को, उन्हीं जो फिशरमैन के शिप हैं, उसी को जो ताइवान सी है, ताइवान कोस्ट है, उसके आसपास क्या कर दिया है? डिप्लॉय कर दिया है। ठीक है, देखो ये आपको शिप दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे ये छोटा सा बंदा खड़ा हुआ है और ये एकदम स्किल्ड है वॉर के लिए, तो इसको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। और ये एक नहीं, लगभग 1000-2000 के करीब यहाँ पे शिप डिप्लॉय है। अब व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड क्या है कि सैटेलाइट डेटा एंड शिप ट्रैकिंग सिस्टम डिटेक्टेड, जो सैटेलाइट वगैरह होती हैं वही तो डिटेक्ट करती हैं कि सी में किस तरह की मूवमेंट हो रही है, ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में किस तरह की यहाँ पे मूवमेंट चल रही है। ठीक है, तो की ऑब्जर्वेशन एरिया क्या क्या थे यहाँ पे, कि कैसे पता चला कि 2000 के करीब जो फिशरमैन शिप है वो ताइवान कोस्ट पे डिप्लॉय किए हैं
चाइना ने। और डिप्लॉय कैसे किए, ऊपर से अगर इमेज बन रही है तो इमेज इस तरह से बन रही थी, एल शेप में, एल शेप में इमेज बन रही थी। अब देखो शिप फॉर्म बेसिस जियोमेट्रिक पैटर्न टू इन्वर्टेड एल शेप, तो इसको बोला गया है टू इन्वर्टेड एल शेप, इस शेप में दिखाई दे रही थी। ईच स्ट्रेच अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखोगे कि जो शिप थी तो वो बिल्कुल 50 कितने 400 किलोमीटर टू 50 माइल्स, इस तरह की लाइंस में यहाँ पे डिटेक्ट करी गई है। तो इससे पता चला कि यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है। यहाँ की बात करें, यहाँ पे मैप जो मैप है वो एकदम गड़बड़ कर दिया है, ईस्ट चाइना सी। दूसरे मैप में दिखाती हूँ। अब और क्या है, शिप वर स्पेस रफली 500 मीटर। अब देखो 500 मीटर कितना होता है, बिल्कुल पास में होता है। अगर ये एल शेप है, ये एल शेप है, तो ये 550 मीटर हो गया, 500 मीटर, ठीक है। फिर 500 मीटर इस तरह से यहाँ पे डिप्लॉय किया। नाउ नेक्स्ट, afterward the vessel dispersed quickly. Such precise alignment over huge distance is extremely unusual for fishing activity. और जो ये शिप थे वो इस जगह खड़े हुए थे कि जहां पे आपने देखा होगा कि जब बीच ओशन में खड़े होते हैं और वो भी फिशरमैन शिप, तो फ्लोट करने लगता है शिप, और बड़े बड़े वहां पे किसी भी तरह की जो नेचुरल हजार्ड्स हैं वो भी हो सकती हैं, क्योंकि बीच में उसमें ओशन में खड़े हो आप, ठीक है, सी में खड़े हो आप। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरह से ऊपर की ये इमेज कलेक्ट करी गई है। यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है एल शेप की, ये शेप ही है। ये भी जो लाइन इन्वर्टेड एल शेप, मतलब 500 मीटर की डिस्टेंस पे ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। ये ताइवान है, ताइवान की लोकेशन देखो, और ये है चाइना, और जो ये शिप है ये कहाँ पे है, ये ईस्ट चाइना सी में है। इसमें उन्होंने मैप थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ईस्ट चाइना सी की लोकेशन एक बार देख लेना, ईस्ट चाइना सी। अब देखो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि चाइना और ताइवान के बीच में कब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है, हिस्ट्री क्या है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री क्या है, क्यों चाइना ताइवान को ऑक्युपाइड करना चाहता है, और ताइवान क्यों नहीं चाहता है चाइना के साथ। जो ताइवान है वो खुद अपनी फ्रीडम रखना चाहता है कि वो एक अलग कंट्री, सब लोग उसको रिकॉग्नाइज करें। ऑलराइट, अब चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो 1949 की अगर बात करें तो चाइना डिवाइड्स। व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, कि द कम्युनिस्ट CCP won the civil war in China and took over the mainland। जो चाइना की मेनलैंड है सिविल वॉर में, जो कम्युनिस्ट है वो जीते और उन्होंने उसको ऑक्युपाइड किया। वेयर डिड द नेशनलिस्ट गो। अब भाई दो लोग लड़ेंगे ना, एक बंदा तो लड़ नहीं सकता। आप लोगों के बीच में ही अगर फाइट हो रही है तो एक यूनिट तो फाइट नहीं कर सकती, हमेशा वहां दो यूनिट होंगी या फिर एक से ज्यादा यूनिट होगी, मतलब 1 2 3 4 10 लोग होंगे तभी फाइट होगी। फाइट एक बंदा खुद से कर ही नहीं सकता। तो अब ये जो नेशनलिस्ट थे वो कहाँ गए, तो ये भाग गए, रन अवे। तो रन अवे का मतलब कहाँ गए, भाग के चले गए ये ताइवान। दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट क्या है, नाउ देयर आर टू चाइनास, मेनलैंड हो गया जिसमें PRC है, और दूसरा है ताइवान जिसमें है ROC। अब ये क्या है, ये अब चाइना में मिक्स नहीं होना चाहते हैं कि भाई जब हम अलग आ गए हैं भाग के तो हम क्यों मिक्स हो। अब यहाँ पे 1954 से 1955 की पहली क्राइसिस आती है, यानी कि फर्स्ट क्राइसिस केम। व्हाट हैपेंड ऑन दैट टाइम, China PRC fired cannons in a small island near Taiwan called Kinmen and Matsu, who helped Taiwan. The USA promised to protect Taiwan। अब देखो पंगा क्या, यहीं से चाइना, जब यूएस ने ताइवान को हेल्प किया, यहीं से चाइना और यूएस धीरे धीरे एक दूसरे के एनिमी बनने लग गए। अब चाइना और इंडिया क्यों एनिमी है, क्योंकि इंडिया और तिब्बत
को सपोर्ट करता है। इंडिया दलाई लामा को, हमारे यहाँ रहते हैं दलाई लामा धर्मशाला में, क्योंकि जब भाग के आ गए थे, जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे चाइना के साथ, यहाँ पे मेनलैंड के साथ तिब्बत के, तो वो भाग के कहाँ आ गए थे, धर्मशाला आ गए थे। और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको क्या किया था, प्रोवाइड किया था, सेफ हेवन प्रोवाइड कराया था, ठीक है, रखा गया था। तो जो दलाई लामा है वो धर्मगुरु के नाम से जाने जाते हैं, पूरे विश्व भर में पीसफुल धर्मगुरु के नाम से जाने जाते हैं और सभी लोग उनको बहुत मानते हैं, ठीक है। इसीलिए चाइना और इंडिया एक दूसरे से दूर दूर हैं। चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि तिब्बत को हो गया या फिर ताइवान हो, इसको इंडिया सपोर्ट करे। इसी की वजह से मेन रीजन एक ये भी है कि इंडिया के और चाइना के रिलेशन अच्छे ना होना, ठीक है। अब देखो, व्हाई इंपॉर्टेंट शोन ताइवान वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल कंट्रीज, चाइना डिडंट टेक ओवर। अब 1958 की अगर हम बात करेंगे, तो जब सेकेंड क्राइसिस आई तब क्या हुआ, चाइना ट्राई अगेन टू अटैक किनमेन एंड हैवी गन्स। तो चाइना ने क्या किया, अटैक किया। हु हेल्प ताइवान, यूएस ने फिर अपने जो सोल्जर्स हैं भेज दिए कि भाई जाओ ताइवान को प्रोटेक्ट करो, चाइना उसके ऊपर अटैक कर रहा है। ताइवान स्टेट से कॉन्फ्लिक्ट डिडंट बिकेम अ फुल वॉर, उस टाइम भी नहीं हुआ। अब बात आती है 1995 से 1996 की, ये इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री हम देख रहे हैं कि भाई क्यों कॉन्फ्लिक्ट है। ताइवान प्रेसिडेंट विजिटेड द यूएसए, मतलब चाइना को एकदम पसंद नहीं है कि ताइवान और तिब्बत में किसी भी तरह का, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे यूएस का हो, चाहे यूरोप का हो, कोई भी लीडर आए घूमने आओ ठीक है, लेकिन यहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा चाइना कहता है। लेकिन हर एक कंट्री के अपने रूल हैं। हु इंटरवेंट, द यूएसए सेंट एयरक्राफ्ट भेज दिए भाई, कैरियर्स, टू शो इट वुड प्रोटेक्ट ताइवान। मतलब जब भी चाइना अटैक करेगा ताइवान, और अभी चाइना के पास बहुत अच्छा टाइम है कि वो ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है। रीजन क्या है, यूएस बिजी कहाँ है, यूएस बिजी है मिडिल ईस्ट में, ईरान के साथ बिजी है, वेनेजुएला के साथ बिजी है, तो डोनाल्ड ट्रंप अभी बिजी चल रहे हैं। अगर चाइना चाहे तो ताइवान के ऊपर क्या करता है, कर सकता है, अटैक कर सकता है, क्योंकि अभी जितनी भी मिलिट्री है, जितनी जरूरत भर मिलिट्री है वो ईरान में अभी है। तो इसलिए यहाँ पे ईरान में भी यूएस की मिलिट्री फंसी हुई है, और अगर ताइवान भी भेज दी तो यहाँ भी फंसी जाएगी। तो इसलिए अभी चाइना के पास बेस्ट टाइम है। तो हो सकता है चाइना यहाँ पे ताइवान के ऊपर अटैक भी कर दे, और यहाँ पे हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप उतनी एफिशिएंसी के साथ अपने ट्रूप्स को यहाँ पे ना भेजें। अब टुडे की सिचुएशन क्या है, टुडे की सिचुएशन ये है कि चाइना व्यू देखेंगे, ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, बट ताइवान व्यू ये है कि ताइवान रन्स इट्स ओन गवर्नमेंट एंड आर्मी, कि हम किसी के अंडर नहीं रहेंगे, हमारी अपनी आर्मी है, हमारे अपने रूल्स रेगुलेशन है, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे काम करेंगे। जबकि चाइना कहता है कि नहीं, वन चाइल्ड जो पॉलिसी है वो भी यहाँ पे ताइवान में लागू होगी। व्हाई इट्स मैटर, देयर इज स्टिल टेंशन एंड द यूएसए सपोर्ट ताइवान। तो अभी इसी की वजह से यहाँ पे टेंशंस हैं। अब देखो, ये तो आपने हिस्ट्री जान ली, लेकिन हिस्ट्री में मैं अभी जो मेन टॉपिक हमारा क्या था कि एक तरफ तो यूएसए बिजी है किसके साथ, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, मिलिट्री है ईरान में, तो यही बेस्ट टाइम है कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो यूएस हो सकता है उतनी एफिशिएंसी से यहाँ हेल्प ना कराए, और इसी की वजह से वजह एक ये भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे चाइना ने ईस्ट चाइना सी में जो अपनी फिशरमैन जो है उनको डिप्लॉय कर दिया है, लगभग 2000 के करीब फिशरमैन जो वेसल्स हैं, जो शिप हैं, उनको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, डिप्लॉय किया है, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पे एक और वॉर देखने को मिल जाए जिसका नाम हो चाइना ताइवान वॉर, ठीक है। ये जो शेप है आप देखोगे ये दिख रहा है, लगभग में 1000 बोट्स यहाँ पे हैं, जबकि मिडिल रीजन में ईस्ट चाइना सी में, और यहाँ पे किस तरह के जो भी ओशन होते हैं, किस तरह की वहां पे नेचुरल चीजें हैपन होती रहती हैं, जबकि ये स्किल्ड है। अब हाउ एनालिसिस डिस्कवर द इवेंट, जो हम अभी बात कर रहे हैं, जो कि फिशरमैन इनको सबको डिप्लॉय किया है शिप को। अब द एक्टिविटी वाज डिटेक्टेड थ्रू ऑटोमेटिक एआईएस, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इन सब ने जो चाइना की एक्टिविटीज थी कि 2000 के करीब यहाँ पे शिप को डिप्लॉय करना। एआईएस इज एन इंटरनेशनल मैरीटाइम सेफ्टी सिस्टम यूज्ड टू ट्रैक शिप।
तो ये क्या करता है कि किसी भी ओशन में कौन सा शिप कहाँ है, क्या कर रहा है। एक घोस्ट शिप भी आपने सुना होगा कि घोस्ट शिप क्या करते हैं, किसी दूसरी कंट्री का मैप लगा लेते हैं, किसी दूसरी कंट्री की नेम प्लेट लगा लेते हैं और किसी और कंट्री से होके चले जाते हैं। पायरेट्स अलग होते हैं और घोस्ट शिप अलग होते हैं, ठीक है। तो इसी घोस्ट शिप से होके इलीगल ट्रेड होता है, इलीगल शिपिंग होती है, ड्रग शिपिंग होती है, ऑयल शिपिंग होती है। तो ये जो घोस्ट शिप होते हैं ये रडार में भी नहीं आते, ये अलग ही तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो याद रखना किसकी बात हो रही है, घोस्ट शिप। घोस्ट शिप ये टर्म है, इनके फ्लैग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, याद रखना ये टर्म। एंड इनके जो नेम प्लेट होते हैं, नेम प्लेट होते हैं ये अलग होते हैं। जैसे आपको पता है कि आप कोई व्हीकल खरीदते हो, उसका आपको नंबर मिलता है, नेम प्लेट मिलती है। और आप जैसे हम इंडिया के हैं, इंडिया कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर जो हमारा फ्लैग है उससे पता चलता है कि ये जो शिप है ये इंडिया का है। तो इस घोस्ट शिप में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन किसी और कंट्री का होता है, कोई और कंट्री यहाँ पे रन कर रही होती है। तो ये इंपॉर्टेंट आप याद रखना, कहीं टर्म हो घोस्ट शिप की तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। नाउ इट्स ट्रांसमिट शिप लोकेशन, कोर्स, स्पीड, वेसल आइडेंटिफिकेशन एंड डेस्टिनेशन। तो ये एआईएस क्या करता है कि जो शिप की लोकेशन हो गई और जो कोर्स हो गया, उसकी स्पीड किस स्पीड से चल रहा है, वेसल्स आइडेंटिफिकेशन क्या है इसमें, डेस्टिनेशन जा कहाँ को रहा है, आया किधर से है ना। अब ये कैसे करता है, सैटेलाइट कलेक्ट एआई सिग्नल ग्लोबली, पूरे ग्लोबली रीजन के लिए है। नाउ नेक्स्ट, what analyst examine AIS data they noticed। बेसिकली यहाँ पे क्या क्या जो ये AIS ने क्या क्या नोटिस किया उसके बारे में जानेंगे कि उनको कैसे पता चला कि ईस्ट चाइना सी में इतने सारे 2000 के करीब जो हैं फिशरमैन शिप डिप्लॉय किए गए हैं। देखो 100 ऑफ वेसल्स कन्वर्जिंग साइमल्टेनियसली एंड शिप मेंटेन फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन कैसे थी, इस तरह की थी ना। तो इससे पता चलता है कि ये इंटेंसली यहाँ पे किसी को स्टैंड किया गया होगा शिप को। तो 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर लाइक दिस 500 मीटर। तो यहाँ पे देखो ये भी 500 मीटर की डिस्टेंस पे है, ये भी 500, अब यहाँ भी 500। तो ये क्या है, एग्जैक्ट फॉर्मेशन में है। फॉर्मेशन पैटर्न रिजेंबल मिलिट्री ग्रिड। देखो अगर कोई फॉर्मेशन आप 26 जनवरी को जब हमारे 26 जनवरी की रिपब्लिक परेड होती है तो वहां पे फॉर्मेशन ही तो बनाते हैं, वहां पे अलग अलग तरीके से वहां पे फॉर्मेशन बनाते हैं। और जब हमारा कोई जेट भी ऊपर फ्लाई कर रहा होता है तो वो भी फॉर्मेशन ही बनाता है। तो इसी तरह फॉर्मेशन में ईस्ट चाइना सी में यहाँ पे इससे पता लगाया कि ये कोई ना कोई किसी भी कंट्री की मिलिट्री ग्रिड है, ठीक है। सैटेलाइट इमेज लेटर कंफर्म द पैटर्न। जो सैटेलाइट इमेजेस थी उन्होंने इस पैटर्न को क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया। नाउ नेक्स्ट, चाइना थर्ड नेवी द मैरीटाइम मिलिशिया। जो इसको जो बोला गया है कि जो फिशरमैन शिप है ये स्किल्ड है, और यहाँ पे अगर वॉर हुआ तो जैसे कि इनकी थर्ड नंबर की बताया ना उसने, तो पहली दूसरी तो सोचो कितनी ही स्किल्ड होगी। तो ये थर्ड टाइम कि जब भी वॉर होगी इनकी जरूरत होगी, ये रेडी है वॉर में इन्वॉल्व होने के लिए। तो चाइना ऑपरेट यूनिक फोर्स कॉल्ड, तो ये क्या है, यूनिक फोर्स है। China operate unique force called the People Armed Forces Maritime Militia। ये टर्म याद रखना है कि what is Maritime Militia in China। तो आपको एकदम याद रहना चाहिए कि ये नेवी फोर्सेस है। थर्ड इंपॉर्टेंट, दिस इज एसेंशियली अ सिविलियन फिशिंग फ्लीट दैट कैन बी मोबिलाइज्ड फॉर मिलिट्री पर्पस। अब देखो जो फिशिंग करते हैं वो कौन होते हैं, सिविलियन ही होते हैं। तो यहाँ पे जो ये सिविलियन है इनको इजीली कहीं भी मूव किया जा सकता है जैसे ही वॉर की कोई सिचुएशन मिले। चाइना सी पावर इज द देयरफॉर बिल्ट ऑन 3 लेयर। ऑलराइट, तो 3 लेयर में देखोगे पीएलए नेवी, तो जैसे हमारी नेवी होती है वैसे इनकी नेवी है, कन्वेंशनल एंड नवाल वर्शिप। वहीं पे चाइना कोस्ट गार्ड होते हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में भी नेशनल कोस्ट गार्ड होते हैं, वहां भी लो इन्फोर्समेंट वेसल, मैरीटाइम मिलिशिया। तो इसमें क्या है, मैरीटाइम मिलिशिया अभी मैंने बताया कि जो फिशरमैन होते हैं, जो सिविलियन होते हैं, वो स्किल्ड होते हैं। जब वो अपनी बोट लेके चले जाते हैं मिडिल ऑफ द सी में
तो उनको एग्जैक्टली जैसे हमारे ओशन में हमारे नेवी ऑफिसर्स खड़े होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने चाइना ने अपने फिशरमैन या कहें सिविलियन को इतनी स्किल्ड कर दी है कि अगर वहां पे किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है वो खुद ही रेडी है। बाद में आ जाएगी चाइना की ओरिजिनल नेवी, ठीक है, पीएलए आ जाएगी। अब देखो द मैरीटाइम मिलिशिया एक्ट एज अ ग्रे जोन फोर्सेस, ठीक है, क्या है, ग्रे जोन फोर्सेस, जस्ट लाइक एक्ट। ये याद रखना कि मिलिशिया क्या है, मैरीटाइम मिलिशिया, और कैसे एक्ट करती, तो ग्रे जोन फोर्सेस लाइक एक्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, इसके बारे में जानेंगे कि जो क्रू होता है इनका, क्रू आर फिशरमैन बट ट्रेन्ड बाय द मिलिट्री। अभी मैंने बताया जो बोट्स आर इक्विप्ड विद कम्युनिकेशन एंड सर्विलेंस इक्विपमेंट, कि इनकी जो बोट्स होती हैं वो एकदम क्या होते हैं, इक्विपमेंट से सजी हुई होती हैं। जैसे हमारे जो शिप वगैरह होते हैं एग्जैक्ट ये वैसी ही होती, कैन रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पीएलए नेवी, डायरेक्ट यहाँ पे इनकी जो चाइना की नेवी है वहां से ऑर्डर कलेक्ट करती हैं। दे ऑफन ऑपरेट इन डिस्प्यूट एरिया सच एज, कौन कौन से डिस्प्यूट एरिया, ये द साउथ चाइना सी हो गया, ईस्ट चाइना सी हो गया, वाटर अराउंड ताइवान, ठीक है। अब देखो चाइना क्या करता है, पूरे जो चाइना सी है इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ प्री में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। 90 डैश लाइन, तो ये बोलता है 90 डैश लाइन से कि भाई पूरा जो चाइना सी है वो हमारा है और किसी का नहीं है, इसीलिए यहाँ पे किसी को आने नहीं देता है। अगर कोई चला जाए धोखे से तो यहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे यूएस हो गया, इंडिया हो गया, क्वाड के थ्रू यहाँ पे उसको काउंटर बैलेंस करते हैं, क्वाड, ठीक है, याद रखना। क्वाड, इसमें इंडिया ग्रुप है चाइना के साथ, सॉरी उसके साथ, यूएस के साथ। नाउ नेक्स्ट, व्हाई फिशिंग बोट आर परफेक्ट फॉर हाइब्रिड वॉरफेयर। अब हाइब्रिड है कि अब सिर्फ ये नहीं है कि जो पीएलए है सिर्फ उनकी नेवी वही नहीं एक्ट करेगी, वही नहीं वॉर में इन्वॉल्व होगी, बल्कि ये जो मिलिशिया है, मिलिट्री मिलिशिया, ये भी इन्वॉल्व होगी। चाइनीज फिशिंग फ्लीट बिकम वेरी पावरफुल आफ्टर डिकेड दैट वॉरशिप कैन नॉट, ठीक है। प्लाउसिबल डिनाइबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो फिशिंग बोट्स एपियर सिविलियन। देखो जैसे ही अगर इनसे बोलो कि नहीं नहीं ये स्किल्ड है, तो चाइना क्या बोलेगा कि नहीं ये हमारी फिशरमैन की बोट है, ये फिश पकड़ने गए थे, और भी वहां पे जो सी फूड होते हैं उसको लेने गए थे, तो मानेंगे नहीं। लेकिन ये क्या है, पूरे स्किल्ड है। इफ अनदर कंट्री अटैक देम चाइना कैन क्लेम, जब कोई कंट्री इनके ऊपर अटैक कर दे तो चाइना कहती है कि देखो हमारे फिशरमैन के ऊपर लोगों ने अटैक कर दिया, यूएस ने अटैक कर दिया, ताइवान ने, इंडिया ने, है ना। तो बट ये गलत है। दीज आर इनोसेंट फिशरमैन, क्या बोलते हैं कि भाई दीज आर इनोसेंट फिशरमैन, जो कि एकदम वेल इक्विप्ड है ना, एकदम रेडी है वॉर के लिए, उनको ये क्या बोल रहे हैं कि बहुत इनोसेंट है, ठीक है। अब देखो शीर नंबर की बात करेंगे। चाइना हैज लार्जेस्ट फिशरमैन फ्लीट इन द वर्ल्ड। अब देखो लार्जेस्ट फिशरमैन फ्लीट की बात कर रहे हैं, सोचो कितने होंगे। जब यही वॉर के लिए रेडी हैं तो अभी चाइना के पास उनकी अपनी नेवी भी है। 20,000 प्लस फिशरमैन वेसल्स हैं चाइना के पास। इसीलिए तो चाइना साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, सब पे यहाँ पे पेट्रोलिंग करता रहता है, और इंडियन ओशन में भी चाइना ने अपने आप को एक्सपांड किया है। रीजन क्या है कि वहां पे इंडियन ओशन में उन्होंने अपनी नेवी को लगातार कहीं पाकिस्तान के साथ, तो कभी बांग्लादेश के साथ, कभी किसी और हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। नो नेवी कैन इजीली डील विद थाउजेंड ऑफ स्मॉल वेसल्स साइमल्टेनियसली, कि कोई भी नेवी डील नहीं करती। अगर कोई भी नेवी इनके फिशरमैन के ऊपर अगर फायरिंग करती है तो ये क्या कर देंगे कि हमारे जो इनोसेंट फिशरमैन है उनके ऊपर गोली चला दी, ठीक है, उनको मार दिया, तो ये इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है। इस पे बहुत बड़े बड़े रूल्स और रेगुलेशन बने हैं, तो इस क्लास में तो नहीं डिस्कस कर सकते, वो थोड़ा सा टॉपिक से अलग हो जाएगा। अब देखो इंटेलिजेंस गैदरिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो ये फिशरमैन जा जाके कि किस कंट्री का शिप कहाँ पे शो हो रहा है, किस कंट्री का शिप की लोकेशन क्या है, तो ये सब जो
लोकेशन है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, किस तरह का जो शिप वेसल्स आ रहा जा रहा, इन सबको कलेक्ट करके चाइना के पास यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। ट्रैक नवल मूवमेंट हो गया, मॉनिटर सबमरीन एक्टिविटीज हो गई, एंड रिलाई इंफॉर्मेशन टू चाइनीज नमाल कमांड, एंड दे एसेंशियली फंक्शनिंग एज फ्लोटिंग सेंसर। तो देखो कितने यूजफुल हैं, ठीक है। इन्होंने अपने आपको हाइब्रिड बना रखा है, तो कितने यूजफुल है कि जो मेन नेवी है उसको तो बात की बात है, पहले तो यही निपट लेंगे दुश्मनों से। अब देखो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या है, 1000 of fishing boats can block ports, जैसे ताइवान के आसपास के हो गए, जापान के आसपास के पोर्ट हो गए, उनको ब्लॉक किया। ब्लॉक शिपिंग लेन्स कि भाई साउथ चाइना सी में किसी भी तरह के अगर लोग शिपिंग लेके जा रहे हैं तो अपने यहाँ पे फिशिंग बोट खड़े कर दिए कि वहां से शिप आएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, है ना, तो ट्रेड ही नहीं हो पाएगा। तो स्लो डाउन नवाल शिप, तो जब ट्रेड के लिए यहाँ पे ऑयल जा रहे होते हैं या फिर रॉ मटेरियल जा रहा होता है यूरोप की तरफ, तो यहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाता है, जाने में टाइम लगता है। दिस क्रिएट अ फ्लोटिंग बैरियर ऑन मैरी टाइम। तो जब क्या होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह में जब टाइम ज्यादा लगने लगता है तो लोग क्या करते हैं, रूट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे चाइना की भी यही स्ट्रेटेजी है कि अपनी जो फिशिंग बोट है उनको सी में जगह जगह खड़ा कर देंगे, तो जो बाकी की कंट्रीज के जो शिप आ रहे हैं तो वो वहां ब्लॉक हो जाएंगे, या एक्सरसाइज के लिए शिप आ रहे हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या, कुछ टाइम के बाद लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आना बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक कंट्री की अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि कैसे, और हर कंट्री को पता है कि चाइना किस हिसाब से काम कर रहा है। अब देखो पॉसिबल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मेशन, इसके बारे में देखेंगे क्या है ये। Experts believe that formation could represent a rehearsal or test operation. Possible objective include, अब मोबिलाइजेशन ड्रिल की बात करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे चाइना में हैव टेस्टेड हाउ क्विकली सिविलियन फ्लीट कैन बी मोबिलाइज्ड, कि हो सकता है चाइना ये वहां पे चेक आउट कर रहा हो कि जो हमने फिशरमैन जो बोट भेजी है तो वे क्विकली कितने जल्दी मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं, क्विकली रिस्पॉन्ड करती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। अब देखो की क्वेश्चन फॉर प्लानर्स क्या है, हाउ फास्ट कैन शिप असेंबल्स एंड हाउ वेल कैन दे मेंटेन फॉर्मेशन, कि अभी जो एल शेप की फॉर्मेशन बनाई हुई थी तो वो कितनी देर में इन्वर्टेड एल शेप की जो फॉर्मेशन है कितनी देर में बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है किसी भी मिलिट्री की ही तो है, तो इसी की वजह से हो सकता है इसको चेक कर रहे हो। हाउ इफेक्टिव इट्स कोऑर्डिनेट ओवर लार्ज डिस्टेंस, की कहाँ ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ठीक है, इधर जापान हो गया, इधर ताइवान हो गया, तो कितनी जल्दी यहाँ पे क्या करेंगे, शेप बना सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। अब देखो कम्युनिकेशन नेटवर्क टेस्ट हो सकता है कि अगर बीच ईस्ट चाइना सी में इन्होंने अपने जो फिशरमैन हैं उनको रखा हुआ है तो उनका कम्युनिकेशन जो है किस तरह से हो सकता है जो वहां की मेन नेवी है उसके साथ। ऑलराइट, तो इसकी वजह से जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, रेडियो कोऑर्डिनेशन हो गया, फ्लीट कंट्रोल सिस्टम हो गया, एंड मेंटेनिंग अ फॉर्मेशन अक्रॉस 400 किलोमीटर रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड कमांड सिस्टम, क्योंकि जो मेन नेवी है वो तो 4000 किलोमीटर दूर बैठी हुई है ना, तो उससे कितनी जल्दी और कैसे और किससे, इन सब में कैसे कितनी जल्दी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप थोड़ा देख लो कि यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ब्लर है, ये साउथ चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी है, और ये है ताइवान ताइपे, और ये है पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो इसमें अब की बार से मैं इमेज थोड़ा क्लियर लगाऊंगी, अभी इसमें ब्लर है। नेक्स्ट देखो मैरीटाइम ब्लॉकेड सिमुलेशन। अब द फॉर्मेशन रिजेंबल ब्लॉकेड ज्योमेट्री वे में था, देखो ये ज्योमेट्री वे ही तो है, ये एल शेप, अगर एल शेप को थोड़ा और बढ़ा दें तो ये तो 90 डिग्री हो गया ना, ये वाला। अब ब्लॉक शिफ्ट रूट्स आइसोलेट दिस आइसलैंड इकोनॉमिकली, स्टॉप फॉरेन मिलिट्री सपोर्ट, कि देखो यहां से होके ट्रेड भी तो जा रहा है ना चाइना सी से, लगभग 20 से 30% के करीब ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, तो वो लेट जाएगा, तो इससे क्या है कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, शिपिंग के चार्ज भी बढ़ जाएंगे, और जो फॉरेन जो शिप है आप वो फिर यहाँ पे आएंगे नहीं, तो अल्टीमेटली चाइना का अपना गोल है। अब देखो रडार सिग्नेचर टेस्टिंग ये भी हो सकता है, अब ये कैसे होगा, 1000 of small boats can create massive radar clutter,
कि जब बहुत सारे 2000 के करीब यहाँ पे जब फिशरमैन शिप खड़े हुए हैं तो वहां किसी भी तरह का कोई भी रडार से डेटा सही जाएगा, वो डेटा मिसमैच कर जाएगा कि ये किस वेसल का किस फिश का है, सॉरी किस शिप का है, ठीक है, किस शिप का है, तो यहाँ पे मिसमैच करेगा। तो कंफ्यूज इनेमी सेंसर, तो जो इनेमीज है वो क्या है, वो कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये शिप नंबर 1 का है, या शिप नंबर ये 150 का है, या शिप नंबर 2000 का है, ठीक है। तो नहीं पता चल पाएगा, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पाएगी। तो इसलिए हो सकता है ये क्या कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो। आप देखो क्या है नेक्स्ट, कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन, व्हाई द ईस्ट चाइना सी मैटर। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई क्यों इतना मैटर कर रहा है ईस्ट चाइना सी। तो द फॉर्मेशन ऑकर्ड नियर ताइवान, अ की जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट। ताइवान स्ट्रेटेजिक इंपोज, ताइवान सिट्स एट द सेंटर ऑफ द फर्स्ट आइसलैंड चाइना, द फर्स्ट आइसलैंड चाइना इंक्लूड, ठीक है। अब यहाँ पे जापान, ताइवान, फिलीपीन कंट्रोल द ताइवान वुड गिव चाइना access to Pacific Ocean, strategic naval freedom, dominance over regional lane। ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, दिक्कत सिर्फ एक कंट्री को नहीं है, दिक्कत यहाँ जापान को भी होने वाली है। ये है जापान, ये हो गया ताइवान, और ये हो गया फिलीपींस, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने डिप्लॉय करे हो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दिक्कत सिर्फ ताइवान को तो है ही, लेकिन बाकियों को भी है। अब देखो, why Taiwan is central to Chinese strategy। तो चाइना व्यू ताइवान एज अ ब्रेक अवे प्रोविंस, पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी, चाइना ये कहता है। एंड चाइनीज लीडरशिप आर रिपीटेडली स्टेटेड दैट reunification is inevitable and if necessary China says it may use military force। मतलब चाइना कहता है कि नॉर्मल शामिल है, होना है तो हो जाओ, नहीं तो बाद में मिलिट्री फोर्सेस को तो यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जापान बैठा हुआ है, ये है जापान, और ये है ताइवान। और यहाँ पे डिप्लॉय किए उन्होंने अपने फिशरमैन। तो यहाँ पे दिक्कत तो है। अब वाई द एक्टिविटी ऑल्सो अलार्म जापान, मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जापान के लिए भी मुश्किल है। तो द फॉर्मेशन वर डिटेक्टेड नियर जापान साउथ वेस्टर्न आइसलैंड, पर्टिकुलरली around the Ryukyu Island chain. This is alarming of Japan because Japan hosts major US military base. रीजन क्या है, ताइवान को कौन सपोर्ट कर रहा है, यूएस सपोर्ट कर रहा है, और यूएस के मिलिट्री बेसिस कहाँ है, जापान में। तो इसलिए जापान के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक है। वहीं पे यूएस फोर्सेस वुड इंटरवेन इफ ताइवान वर अटैक, तो करेगा ही करेगा। अब देखो, अब ताइवान सभी कंट्रीज के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। एक छोटी सी कंट्री, यहाँ पे क्या बनता है, सेमीकंडक्टर चिप, और इस चिप की डिमांड आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। ऐसे भी कहा जाता है कि जिस कंट्री के बाद एआई नॉलेज होगी, जिस कंट्री के पास सेमीकंडक्टर चिप फॉर्मेशन का फॉर्मूलेस होंगे, मतलब बनाएगा, वो कंट्री आने वाले टाइम में, और जिसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स होंगे, दो तीन चीजें जो हैं, जो भी कंट्री हेल्ड कर रही है, रख रही है अपने पास, वो आने वाले टाइम में जीडीपी में पूरे वर्ल्ड ग्लोबली क्या है, अपना इकोनॉमिकली जो है इंप्रूवमेंट करेगी। ऑलराइट, क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स है और वहां पे 90% का वो खुद होल्ड करता है। अब चाइनीज वेसल्स नियर जापान could interfere with US reinforcement, क्या क्या है। Japan therefore views Taiwan's security as directly linked to its own national security, ठीक है। And Japan has recently increased क्या क्या, increased missile deployment, strengthening coastal defenses and expanded naval patrol। अब why intelligence agencies are concerned, क्यों भाई। The scale of formation is unprecedented. Major concern include possible war planning, testing of maritime militia capability, and rehearsal for blockade operational integration of civilian fleet into military strategy, ठीक है।
एंड द इवेंट डेमोन्स्ट्रेट्स चाइनास एपिबिलिटी। देखो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि कंट्रीज ऐसा इसलिए भी करती हैं कि पूरे वर्ल्ड में अपनी दूसरों की नजरों में आ जाएं। जैसे कि चाइना ने जो फिशरमैनशिप है उसको भेजा एयर शिप में, और जैसे ही एआईएस ने इसको डिस्कवर किया और पूरे वर्ल्ड में तबाही मच गई कि चाइना हो सकता है ताइवान के ऊपर अटैक कर दे। हो सकता है चाइना ने अपनी पावर को रिफ्लेक्ट करने के लिए किया हो सकता है चाइना अपना एक्सरसाइज कर रहा हो, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो चाइना ताइवान टेंशन, हाउ इंडिया फील्स इट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर चाइना और ताइवान में टेंशन बढ़ जाती है, अगर वॉर वगैरह हो जाता है, तो इंडिया को किस तरह से नुकसान होगा, ये आपके पूरे मेंस का एक कंप्लीट इंटरनेशनल टॉपिक हो गया है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इंपैक्ट पड़ेगा। चाइना इंडिया इज नाइबर एंड राइवल भी है हमारा, तो हमारी चाइना के साथ दोस्ती वाले रिलेशन हो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि हमारे जो स्टेट हैं उससे बाउंड्री शेयर करते हैं। एनी वॉर ऑफ मिलिट्री बिल्ड अप इन ईस्ट एशिया, तो चाइना वर्सेस ताइवान कैन अफेक्ट चाइना फोकस एंड रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, अगर चाइना अटैक करेगा तो चाइना को तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं, जबकि ताइवान की जो रिसोर्सेज हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ईरान के रिसोर्सेज को बिल्कुल अब खत्म कर दिया है यूएस ने। इंडिया कीप एन आई ऑन ताइवान स्ट्रेट, बिकॉज रीजन क्या है, क्यों भैया ताइवान स्टेट पे नजर रखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड रूट, यहां से होके जाता है। एनी कॉन्फ्लिक्ट कैन डिसरप्ट शिपिंग लेन्स एंड यूज बाय इंडिया, ठीक है। अगर कुछ भी होगा तो यहाँ पे जो रूट है वो ब्लॉक होगा, ठीक है। इकोनॉमिक इंपैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ताइवान इज अ मेजर प्रोड्यूस ऑफ सेमीकंडक्टर चिप, मैंने अभी बताया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है। चिप यूज इन फोन्स हो गया, कार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। एंड इंडिया इंपोर्ट अ लॉट ऑफ चिप्स फ्रॉम ताइवान। इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज भी चाइना से सॉरी ताइवान से जो चिप है वो मंगाती हैं। एनी वॉर और क्राइसिस कैन अफेक्ट, तो ग्लोबल चिप मार्केट है वो कॉस्टली हो जाएगा, जो सेमीकंडक्टर है उसके प्राइस राइज कर जाएंगे, ठीक है, इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड की दूसरी भी कंट्रीज में। नाउ नेक्स्ट डिप्लोमेटिक इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे कि चीन चाइना और इंडिया अभी थोड़ा सा, जैसे यूएस के साथ इंडिया के अभी रिलेशन उतने ठीक नहीं चल रहे हैं, तो चाइना ने सोचा कि चलो, इंडिया ने भी सोचा अगर बातचीत हो रही है तो बातचीत करनी चाहिए, अपने नेबर के साथ दुश्मनी अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन चाइना के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इंडिया फॉलोज ए वन चाइना पॉलिसी, ठीक है, कि चाइना में भी अब क्या है, चाइना तो चाहता है कि लोग अब दो दो तीन तीन बच्चे पैदा करें, चार बच्चे पैदा करें, जिसके लिए चाइना ने कुछ पैसे भी दिए कि भाई आप एक से ज्यादा दो बच्चे करो, तीन बच्चे करो, फ्री एजुकेशन देंगे। लेकिन अब लोग उसी में आ गए कि वन चाइल्ड पॉलिसी, वहीं पे तो इंडिया ने इसको ग्रैप्स किया, और हमारे यहाँ भी इसी बात की है कि भाई वन चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए। बट इंडिया ऑल्सो वॉन्ट गुड ट्रेड रिलेशन विद ताइवान फॉर टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया कभी नहीं चाहता कि किसी भी कंट्री के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में किसी भी तरह का वॉर हो, वॉर नहीं होना चाहिए, जिससे ऐसा नहीं है कि जो पावरफुल कंट्री है उसमें उसकी इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां भी इकोनॉमी डाउन होती है, वहां के भी सोल्जर मारे जाते हैं, और जिसके ऊपर अटैक किया जाता है जो वीक कंट्री होती है वो तो फिर डिस्ट्रॉय ही हो जाती है, वो अपनी जिंदगी के 50 साल पीछे चली जाती है, ठीक है। तो भारत कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए जब हमारा पाकिस्तान के साथ अटैक हुआ था, जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो रिटेलिएशन में, लेकिन फिर भी हमने उसको जल्दी एस्केलेट नहीं किया, उसको नॉर्मल उस पे एक नोट पे जाके फिर खत्म कर दिया, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि चाइना का और ताइवान का वॉर होता है या नहीं होता है, या ये सिर्फ एक एक्सरसाइज थी, तो वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। जैसे कि अभी ऐसा नहीं लग रहा था कि जो यूएस इजराइल की हेल्प करेगा और इजराइल उसके ऊपर अटैक कर देगा ईरान के ऊपर, और इतनी जल्दी सब हो जाएगा। तो देखेंगे कि होपफुली वॉर ना हो, हर कंट्री शांति में रहे। तो आपकी क्या राय है इस पे, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो थैंक यू वेरी मच। और आपकी ये आईआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआर कोई स्टैटिक पोर्शन नहीं पूछता, आईआर में भी जो नया चल रहा है, करंट में चल रहा है, वहीं से आता है। तो इसलिए मैं इस सेगमेंट को लेके आती हूँ। सुबह की जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि नेशनल न्यूज हो, जिसमें आपके जो भी ऐसे हो गया वो कवर हो जाएगा, और जो भी करंट प्लस स्टैटिक जीएस का पार्ट है वो भी कवर आज हो जाएगा। और शाम की जो क्लास होती है, बड़ा टॉपिक होता है एकदम कंपाइलेशन के साथ जियोपॉलिटिक्स का, जिसमें आपका पूरा आईआर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि स्टैटिक प्लस करंट के साथ आपके मेंस के एग्जाम में फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। और आपकी क्या राय है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच।